हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं सूरज अमीर सेठ स्वागत करता हूं आपका। और आज दमदार पढ़ाई करने वाले हम लोग, क्योंकि क्लास 10th NIS के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं अध्याय 3 परमाणु और अणु। आइए परमाणु और अणु को सीखा जाए। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। देखिए, हम आपके लिए अपने क्लास को रन करते हुए अलग से टाइम निकालकर NIS के लिए, जब मुझे पता चला, बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप सिलेबस करवाइए, आपकी टीचिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, हमें अच्छी लगती है, तो आप NIS वालों के लिए भी कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन भी टीचर पढ़ाने को तैयार नहीं है, ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, कोई नहीं, अगर रात को भी समय मिला तो रात को भी हम कर लेंगे, समय निकालेंगे मॉर्निंग में, शाम में, जब भी हमें मिलेगा तो हम आपके लिए बना रहे हैं। तो थोड़ा सपोर्ट आप करेंगे तो मिलजुल कर हम दोनों बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपका परफॉर्मेंस अच्छा आ सकता है और हमारा भी मनोबल बना रहेगा। भाई यही तो हमारा इनाम है। आप सब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसको शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज बढ़ेंगे, आप अपने जो अच्छी चीज़ें लगेगी उसको कमेंट में डालेंगे, तो ये तो हमारा इनाम होता है। सो आइए वक्त ना गवाते हुए आज हम सीखते हैं परमाणु और अणु के बारे में। उससे पहले हम सीखते हैं द्रव्य। तो द्रव्य के बारे में हमने पढ़ लिया था। द्रव्य के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जो जगह घेरता हो और जिसके पास द्रव्यमान हो उसको द्रव्य कहते हैं। शुरुआती के दिनों में सबको ये लगता था कि द्रव्य केवल छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये जो द्रव्य है, ये जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, यही सबको लगता था। और अलग अलग वैज्ञानिकों का अपना अपना मत था और यही लोग ये समझते थे। उसके बाद क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने कहा नहीं, ये जो सूक्ष्म कण हैं ये भी और छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। लोगों ने कहा कैसे, हमें तो दिखाई नहीं देते हैं, आपको कैसे पता चला कि सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं? भाई आप तो जानते हैं कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वो कभी हार नहीं मानते हैं और हमेशा तत्पर होते हैं अपने प्रयत्नों को करने में, अपने ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट को रेगुलर वो करते रहते हैं और कुछ ना कुछ रिजल्ट देते रहते हैं। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि ये जो सूक्ष्म कण है ये और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसका नाम उन्होंने अणु दिया। अब दुनिया को ये लग रहा था कि अणु से छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन वैज्ञानिक लोग कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने कहा नहीं जी, अणु से भी कुछ छोटा होता है। बोला क्या छोटा होता है अणु से? बोला अणु से छोटा होता है परमाणु। बोला अच्छा, अणु से छोटा परमाणु होता है? बोला बिल्कुल। बोला अब तो पक्का है, परमाणु से कुछ छोटा नहीं होगा। अब परमाणु से कुछ छोटा नहीं होगा, ना ही परमाणु में कोई पार्टिकल होगा। और इवन यहां तक डाल्टन ने भी कहा था, आप पढ़ोगे, डाल्टन ने ही परमाणु के बारे में कहा था। एटोमियो का मतलब होता है अविभाज्य, जिसको बांटा नहीं जा सकता है। यानी डाल्टन ने 1808 में ये बोल दिया था अपने पोस्टुलेट्स में कि परमाणु को आगे हम नहीं बांट सकते हैं, ना ये आगे बढ़ सकता है। लेकिन आपको पता है ना, वैज्ञानिक लोग तो हार मानते नहीं हैं। 3 वैज्ञानिक आए और तीनों ने कहा कि जी नहीं, ये जो परमाणु है ये भी 3 मूलभूत कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है हमारा परमाणु। तो ये जो है पूरा पिक्चर सेट हुआ। अभी आप एक और चैप्टर है परमाणु संरचना, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब वैज्ञानिक लोग ये पता कर रहे थे कि किस तरह से परमाणु दिखता है, जब परमाणु पे बात आई थी तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया था। किसी ने कहा था कि परमाणु तरबूज की तरह होता है, किसी ने परमाणु कहा था स्फीयर होता है, तो किसी ने कुछ कहा था, किसी ने कुछ कहा था, किसी ने कुछ कहा था। तो वो हम परमाणु संरचना वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को किस तरीके से आविष्कार किया गया, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अभी तो हम केवल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं इस चैप्टर में परमाणु और अणु के बारे में। तो ये क्लियर हो गया कि अणु बड़ा होता है, परमाणु उससे छोटा होता है। जब 2 या 2 से ज़्यादा परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है और एक परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है,
इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ तक जब चीज़ें आई, उसके बाद बोला अब इसका अगर स्ट्रक्चरल फॉर्म देखा जाए तो इन्होंने कहा कुछ इस तरह से होता है, ये N+P ये नाभिक होता है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो नाभि में होता है, और इसके बाहर जो होता है वो कक्षा होता है। हालांकि यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी वैज्ञानिकों से गुजरना पड़ा, वो हम परमाणु संरचना में पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये नाभिक है, ये वाला आपका नाभिक है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किस में होते हैं, नाभि में होते हैं, और बाकी सेल होता है। जैसे ये वाला पहला सेल हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं के कक्षा, के कक्षा बोलते हैं, इसको एल कक्षा बोलते हैं, इसको एम कक्षा बोलते हैं। और कहा कि फिक्स मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर मूव करते हैं, बाहर मूव करते हैं। जैसे मान लो किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन को इनमें ही अरेंज करना पड़ेगा, पर कैसे, तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, उसके अगले वाले में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 3 4 5 6 7 8, और उसके अगले वाले में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये डिटेल हम परमाणु संरचना में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको केवल स्ट्रक्चरल फॉर्म में बता रहा हूँ कि क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही है। राइट, तो यहाँ तक हमने ये क्लियर कर लिया, चीज़ें समझ में आ गई है। अभी जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, इसके बारे में हम परमाणु संरचना में पढ़ेंगे कि किस तरीके से किन किन वैज्ञानिकों ने ढूंढा है। अभी हम उसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे, केवल हम इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो यहाँ तक हम पढ़ लिया हमने। इसके बाद आपको अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने तत्वों के बारे में पढ़ा था, तत्वों के बारे में पढ़ा था। तत्व बताया था मैंने 118 होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इस तरह के 118 होते हैं। और हर किसी का मैंने आपको बताया था परमाणु संख्या बताया था। परमाणु संख्या जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो ये जानने के बाद अगर मैं, चूँकि बुक तो है नहीं मेरे पास, तो मैं PDF से ही देख पा रहा हूँ, मैंने PDF ही डाउनलोड किया था। तो सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत और स्थिर अनुपात का नियम। फिर डाल्टन के बारे में पढ़ना है, फिर अणु और परमाणु के बीच में जो भेद होता है वो हम पढ़ेंगे, और समस्थानिक भार, परमाणु भार, आणविक भार, ये सब पढ़ेंगे, और मोल, मोलर द्रव्यमान, ये सारी पढ़ेंगे। सूत्र कैसे बनता है ये पढ़ेंगे। चलिए, इसको जानने के बाद जो है अब हम अपना आ जाते हैं बेसिक्स पे आते हैं। जब हम बेसिक की बात करते हैं तो हम सबसे पहले तत्व के बारे में पढ़े थे, वो जान लेते हैं। तो हमें पता है जो तत्व है वो 118 है। जैसे पहला था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जिसका सिंबल है H, हीलियम जिसका सिंबल है He, लिथियम जिसका सिंबल है Li, बेरिलियम, यह आपको याद होना चाहिए, जिसका सिंबल है Be, बोरॉन जिसका सिंबल है B, कार्बन जिसका सिंबल है C, नाइट्रोजन जिसका सिंबल है N, ऑक्सीजन जिसका सिंबल है O, फ्लोरीन जिसका सिंबल है F, और नियॉन जिसका सिंबल है Ne। तो ये जो मैंने लिखा 10 तक लगातार लिखा। अगर मैं बात करूं इनकी परमाणु संख्या, क्या होता है परमाणु संख्या, तो जितने जो परमाणु संख्या होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। यानी देखो जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 का मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन है आपका उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है। प्रोटॉन तो खैर बीच में ही होता है, बट बाहर में कौन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन। अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम की परमाणु संख्या 2 है, इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। अगर मैं लिथियम की बात करूं तो 3, बेरिलियम की बात करूं तो 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10। साथ में इसका एक परमाणु भार भी होता है। परमाणु भार होता है, परमाणु भार कैसा होता है, तो परमाणु भार
ये ग्राम में मैं लिख देता हूं, इसको यू से भी डिनोट करते हैं परमाणु भार को, अभी क्लियर मैं कर दूंगा यू का मतलब क्या है, बट ग्राम लिखे या यू लिखे दोनों का जो है डिजिट एक ही होगा। जैसे हाइड्रोजन होता है 1 ग्राम, मैं ग्राम में कभी ग्राम कर देता हूं 1, हीलियम होता है आपका 4, लिथियम 7, बेरिलियम हो गया 9, ये 11, ये हो गया 12, ये 14, ये 16, ये 18 और ये 20। तो ये क्या है, ग्राम में दिया है, यानी कि अगर एक अकेला हाइड्रोजन है तो वो 1 ग्राम है, एक अकेला हीलियम है तो वो 4 ग्राम है, एक अकेला लिथियम है तो वो 7 ग्राम है, एक अकेला बेरिलियम है तो वो 9 ग्राम है, एक अकेला बोरॉन है तो वो 11 ग्राम है, कार्बन है तो 6 नंबर पे आ रहा है तो 12 ग्राम हो गया, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आ रहा है 14 ग्राम हो गया, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आ रहा है 16 ग्राम हो गया। तो ये आगे आपके काम आएंगे। इस तरीके से आप देखेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस सबका अपना एक मास होता है और उस मास के हिसाब से फार्मूला में हमें आता है कि आप बताइए किस तरीके से इसका आप मोलिकुलर मास बताइए, ये आपको बताने काम आता है। तो ये जितना मैंने लिखा ये सब क्या है, परमाणु है। लेकिन यही जब मिल जाते हैं, जैसे मान लो ये मैंने लिया, ये हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन अगर मैं ले लूँ यहाँ पर ऐसे, तो ये बन गया H2। ये क्या बन गया, H2। अभी ये एक परमाणु था, ये एक परमाणु था, जब दो परमाणु मिले तो H2 बन गया। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ H2O, तो H2O की बात करता हूँ तो H का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का कितना परमाणु, 1 परमाणु। तो आप यहाँ से इसका मास भी बता सकते हो, इस अणु का आणविक भार बता सकते हो। देखो जैसे अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, कितना हाइड्रोजन है, 2 है, एक हाइड्रोजन होता है 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 ग्राम हो गया। एक ऑक्सीजन कितना होता है, एक ऑक्सीजन है 16 ग्राम, तो यहाँ पर आप जोड़ोगे तो ये हो गया 2 ग्राम और ये हो गया 16 ग्राम, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 18 ग्राम। तो इस तरीके से आप किसी भी फॉर्मूले को देखकर आप उसका मास बता सकते हो कि इसका कितना मास होगा। एनीवे, यहाँ तक हमने चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया, सीख लिया कि ये मास होता है, ये चीज़ें होती है। अब हम आगे जानते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं कि जब आपस में ये रिएक्शन करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, वो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जो कंटेंट दिया गया है, एक्चुअली मैं सीबीएसई को पढ़ाता हूँ, बट आपका जो एनआईओएस में कंटेंट दिया गया है वो मुझे बड़ा अजीब लगा। अजीब इसलिए लगा क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें मैंने ऐसी नोट की जो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब जो सीबीएसई के 9th-10th में सिलेबस नहीं है वो भी इसमें ऐड किया गया है, और इनका जो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से इन्होंने किया है कि थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं पहले पढ़ाऊँ तो क्या बताऊँ, वो मैं थोड़ा सा वो हो गया। क्योंकि परमाणु संरचना में भी मिलती जुलती चीज़ें हैं और आपका परमाणु और अणु में भी चीज़ें हैं। तो आइए हम बात करते हैं, थोड़ा सा एक बार रासायनिक समीकरण के बारे में बात कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जिसको बोलते हैं, चलो रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, अभी समीकरण अगली बार में बता देंगे। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, कहता है जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलती है तो कुछ नया बनता है। जैसे मान लो हमने लिया A + B और ये एरो दिखाते हैं हम लोग, और ये बन गया मान लो C + D। तो जो हमने लिया था A + B, इसको हम बोलते हैं अभिकारक। इधर ये हो गया, इसको अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो आपका C + D है इसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो इसमें एक आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, जो द्रव्यमान है वो निश्चित होता है। यानी द्रव्यमान केवल एक रूप से, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में जैसे बदलता है, वैसे द्रव्यमान आप उसको तोड़ दो, मरोड़ दो, वापस में जब जोड़ोगे तो वो उतना ही आएगा। जैसे अगर अभिकारक Ma लेता हूँ, द्रव्यमान मास ऑफ A, और अगर मैं लेता हूँ मास ऑफ B, तो आप देखेंगे, और इधर मैं ले लेता हूँ मास ऑफ C + मास ऑफ D, तो दोनों ही इक्वल आएंगे। अब देखेंगे दोनों ही इक्वल आएगा। यानी हम बोलेंगे कुल अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर होगा उत्पादों का द्रव्यमान। यानी कि आप बोलेंगे जितना इधर हमने लिया था, जैसे मान लो ये लिया था 5 ग्राम, ये लिया था 10 ग्राम, तो 15 ग्राम हो गया। इधर भी जोड़ोगे तो 15 ग्राम ही आएगा, ना ज़्यादा आएगा ना कम आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, कुल अभिकारकों का
द्रव्यमान बराबर कुल उत्पादों का द्रव्यमान। कुल अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर कुल उत्पादों का द्रव्यमान। तो इस तरह का हो गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलिए नेक्स्ट अभी मैं देख लेता हूँ डाल्टन ने क्या कहा था परमाणु के बारे में, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था। देखो एक चीज़ पहले क्लियर कर लेते हैं कि इसमें कुछ और नियम भी है, इसमें कुछ और नियम भी है। जैसे इसमें एक नियम आपका पढ़ना है, वो आपका पढ़ना स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम कहता है, बहुत सिंपल से कहता है, देखो भैया जो भी आप लेते हो, जैसे मान लो हम H2O लेते हैं, H2O लेते हैं तो इसमें कितना है? 2 हाइड्रोजन का परमाणु है, 1 ऑक्सीजन का परमाणु है, तो एक अणु बन गया ना H2O, जल बन गया, इसको जल कहते हैं, ये जल का अणु है। तो कहता है स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि जब हम एक किसी भी अणु के बारे में बात करते हैं तो एक तो उसका रासायनिक सूत्र पक्का होता है और उसमें जो तत्व होते हैं जितने अनुपात में होते हैं वो स्थिर होते हैं। जैसे इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यानी इसका रेशियो क्या है? 2:1 है, 2:1 है, 2:1 में मिले हुए हैं। अब पानी को आप नाले से ले लो, समुद्र से ले लो, कुएं से ले लो, कहीं से भी ले लो, उसका फार्मूला H2O ही आने वाला है, यानी 2:1 में है। इसी को हम लोग स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। जैसे कि अब हम आगे लेते हैं CO2, तो CO2 में देखो ये 1:2 में है, 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। तो ये आपका हो गया स्थिर अनुपात का नियम जो मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा डाल्टन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि डाल्टन के बारे में क्या आ रहा है बार बार। डाल्टन एक स्कूल टीचर थे और डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था। उन्होंने ही बताया था एटोमियो का मतलब होता है अविभाज्य, इनडिविजुअल, जिसको आगे बांटा नहीं जा सकता है। डाल्टन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आगे परमाणु को हम ना आगे बांट सकते हैं और ना ही परमाणु आगे कोई पार्टिकल में बना होता है। हालांकि बाद में जाके डाल्टन की जो चीज़ें थी वो अलग अलग वैज्ञानिक आए और उन्होंने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में बताया और डाल्टन के इस सिद्धांत को गलत साबित किया। तो डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन ने सबसे पहली चीज कही थी कि द्रव्य सूक्ष्म अविभाज्य परमाणुओं से बना है। ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म अविभाज्य परमाणु से, यानी कि जो परमाणु है अविभाज्य है। परमाणु से पहले एक वर्ड उन्होंने लिखा था अविभाज्य, यानी इसको विभाजित न किया जा सके। तो डाल्टन ने शुरू में मतलब पहली लाइन यही दिया था। दूसरा उन्होंने बोला था एक रासायनिक तत्व के सभी परमाणुओं के भार व दूसरे गुण एक समान होते हैं। रासायनिक तत्व का मतलब है जैसे कि आप ले लो हाइड्रोजन, आप ले लो ऑक्सीजन, आप ले लो कार्बन, आप ले लो नाइट्रोजन, तो आप दुनिया के जितने भी ऑक्सीजन होंगे सब 8 नंबर पर ही आएंगे, यानी परमाणु संख्या 8 होगा और इनका जो द्रव्यमान है वो भी निश्चित है, ये भी 16 ग्राम, ये 12 ग्राम, ये 14 ग्राम। तो ये कहा उन्होंने कि एक रासायनिक तत्व के सभी परमाणुओं के भार व दूसरे गुण एक समान होंगे। अगर ये ऑक्सीजन परमाणु का है, ऑक्सीजन परमाणु है, तो अगर दूसरा भी होगा तो उसके पास भी वही गुण होंगे जो इसके पास गुण हैं। फिर उन्होंने कहा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं तथा उनके परमाणु भार भी भिन्न भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही कहा, ये बात बिल्कुल सही थी उनकी। जैसे ऑक्सीजन 16 ग्राम है, आपका कार्बन 12 ग्राम है, नाइट्रोजन 14 ग्राम है, तो भिन्न भिन्न तत्वों को लेंगे हम, तो भिन्न भिन्न तत्वों को लेने का मतलब हो गया कि ऑटोमेटिक जो है इनके गुण अलग अलग हो जाएंगे, भिन्न भिन्न हो जाएंगे, इनका भार अलग अलग हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं तथा अभिक्रियाओं में विघटित नहीं होते तथा अपनी पहचान बनाए रखते हैं। ये बात भी उन्होंने ठीक कहा कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? उसमें परमाणु पार्टिसिपेट करता है और अपनी पहचान को बना कर रखता है। ठीक बात ये भी है। उन्होंने फिर कहा विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर सरल संख्यात्मक अनुपातों में संयोग करते हैं और यौगिक बनाते हैं। ये भी बिल्कुल सत्य बात उन्होंने कही कि जैसे कोई भी यौगिक लेते हैं, जैसे H2O लिया, ये क्या है? एक यौगिक है। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, पिछले चैप्टर में बताया था, ये एक यौगिक है। यौगिक का मतलब है कि इसमें बिल्कुल फिक्स है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर जो तत्व होते हैं एक निश्चित अनुपात में आते हैं और एक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही, सारी चीज़ें गलत नहीं थी, बस ये थोड़ा सा रह गया कि उन्होंने ये कॉन्फिडेंस दे दिया
कि अब परमाणु को आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये बात जो उन्होंने कह दी, ये बाद में जाके अलग अलग जब वैज्ञानिकों ने ये बताया, खोज कर दिया इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का, तो ये बात केवल गलत हो गई उनके, डाल्टन का। तो डाल्टन के बारे में जो था चीज़ें बता दी। वैसे परमाणु काफ़ी छोटा होता है, बहुत छोटा होता है परमाणु, पढ़ेंगे आप परमाणु संरचना में। परमाणु इतने छोटे होते हैं कि उनको नैनोमीटर में मापा जाता है। नैनोमीटर की अगर बात करूं तो 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है। नहीं, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। यानी कि अगर आप 1 मीटर लेते हैं तो 1 मीटर को कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आप देखेंगे 0.000000 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1, इतना मीटर होता है। अब सोच लो इतना मीटर कितना होगा, 0.000000 जाके मीटर। तो 1 नैनोमीटर में इतना मीटर, सोचो कितना छोटा होगा, जिसे अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते हम लोग। तो ये तो बात इसकी रह गई, परमाणु के मैंने बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट इसमें जो है वो क्या दे रखा है, मैंने ये भी बता दिया कि H2O जो होता है वो कहीं से ले लो, फार्मूला फिक्स है उसका। अब समस्थानिक के बारे में दिया है, संभारिक के बारे में दिया है, ये क्या है ये भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ आपको, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाए। चलिए, 2 वर्ड हैं, समस्थानिक और संभारिक। उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। हमने अब तक सीखा कि किसी भी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, राइट। हमने ये सीखा, और ये किसके बराबर होते हैं, ये परमाणु संख्या के बराबर होते हैं। ये होते हैं जी परमाणु संख्या के बराबर होते हैं। और मैं आपसे कहूं कि अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो जो आपका परमाणु भार होता है, जो आपका परमाणु भार होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या जिसको बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान संख्या में से आपको माइनस कर देना है परमाणु संख्या को, परमाणु संख्या को माइनस कर देना है। तो यहां पर देखो, अगर मान लो मैं बात करता हूं कार्बन की, आप परमाणु संख्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी बोल सकते हो, या प्रोटॉनों की संख्या बोल सकते हो यहां पर। तो अगर कार्बन की बात करूं तो कार्बन 6 नंबर पे आता है। तो 6 नंबर में आने का मतलब है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा और 6 प्रोटॉन होगा। और न्यूट्रॉन अगर हमें निकालना होगा तो इसका जो भार है वो 12 है, उसमें 6 घटा दो, यानी 6 न्यूट्रॉन होगा। तो किसी का भी आप न्यूट्रॉन बता सकते हैं बड़े आराम से। और न्यूट्रॉन बताने का तरीका ये होता है कि जो परमाणु द्रव्यमान संख्या मैंने आपको बताया था उसमें से आप परमाणु संख्या घटा देंगे तो आप न्यूट्रॉन के बारे में बता सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आप किसी भी तत्व को डिनोट करेंगे तो कुछ इस तरीके से डिनोट करेंगे, जैसे मान लो ये तत्व X लिखा मैंने, इसको ऐसे डिनोट करेंगे, यहां पर आप मास लिखेंगे, यहां पर आप द्रव्यमान नहीं लिखेंगे, और यहां पर लिखेंगे परमाणु संख्या। जैसे कार्बन, तो कार्बन का ये 12 हो गया, ये 6 हो गया। और भी आप लिखेंगे तो ऊपर के सिरे में आप द्रव्यमान लिखेंगे और नीचे वाले बॉटम में साइड में आप लिखेंगे परमाणु संख्या को लिखेंगे। तो कुछ डिनोट करने वाली चीजें थी। आइए समस्थानिक संभारिक के बारे में जान लेते हैं। मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलूंगा, क्योंकि फिर मैं बताना शुरू करूं तो पता चले कि मतलब CBSE के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाता हूं तो मेरे माइंड में पूरी तरीके से वही रटा हुआ है, पढ़ाते पढ़ाते हर साल पढ़ाता हूं। तो अभी फर्स्ट टाइम में NIS का भी स्टार्ट किया है मैंने सिलेबस, तो मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत बढ़िया है, इस पर ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है इवन CBSE वालों से ज़्यादा जानकारी है और कम समय में 1 साल के अंदर इतनी सारी चीज़ें दी गई है जो अपने आप में ही बड़ी बात है। समस्थानिक और संभारिक क्या होता है, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। मैं समस्थानिक और एक होता है संभारिक। मैं लिखूंगा संभारिक, लिखता हूं मैं, यहां लिखता हूं मैं संभारिक। देखो, समस्थानिक का मतलब होता है समान स्थान, यानी जिनका परमाणु संख्या, अगर मैं समस्थानिक की बात करूं तो इनका जो 2 तत्वों का परमाणु संख्या समान होता है।
किंतु जो उनका परमाणु भार होता है वो भिन्न होता है, परमाणु भार भिन्न होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूं तो उदाहरण में आप देखेंगे परमाणु संख्या समान होगा लेकिन परमाणु भार डिफरेंट होगा। इसके लिए मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, कार्बन क्लोरीन का दे सकता हूं। क्लोरीन एक 35 एक 37 होता है। क्लोरीन जो कि 17 नंबर पे आता है, तो क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो मैंने कहा ये Cl और ये Cl। देखो 17 17 यानी दोनों 17 पे आते हैं। एक होता है आपका 35 और एक होता है 37। इसीलिए जब हम क्लोरीन का बात करते हैं परमाणु भार के लिए तो एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकलता है? 35 + 37 डिवाइड बाई 2। तो आप देखेंगे ये हो गया आपका कितना? 35 70 2 72 72 हो गया कितना? 37 है और 35 है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से, ये लगभग आता है 35.5 के लगभग में आता है। ये 35 इसे देखोगे 2 3 6 हो गया और आप 2 6 12 36 है। तो एवरेज हम इसका लेते हैं 35.5 का। 35.5 इसका एवरेज हम लेते हैं जब हम मास में निकालते हैं, तो आगे इसका जब यूज करेंगे तो इस तरीके से ये हो गया परमाणु संख्या समान है, परमाणु भार भिन्न है। लेकिन जब हम समभारिक की बात करते हैं तो समभारिक में क्या होगा? परमाणु भार समान होगा और परमाणु संख्या क्या होगा? भिन्न होगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि इसका जो परमाणु भार है वो क्या है? समान है, किंतु जो इसकी परमाणु संख्या है वो भिन्न है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, आर्गन। आर्गन 18 नंबर पे आता है और ये होता है 40 ग्राम। और कैल्शियम 20 नंबर पे आता है और ये भी होता है 40 ग्राम। यानी अगर डिनोट करें आर्गन AR, यहां पर आपका हो गया 18 और 40 और कैल्शियम ये हो गया 20 और ये 40। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इनका जो है परमाणु संख्या डिफरेंट है लेकिन परमाणु भार जो है वो इक्वल है। तो ये समभारिक में आ गए हैं। चलिए, ये जो मैंने एवरेज निकालने का तरीका बताया ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इस तरह से एवरेज नहीं निकलता है। एक क्वेश्चन आप में दिया है, क्वेश्चन दिया है 2 समस्थानिकों, क्लोरीन का 2 समस्थानिक है। इसे मैं मिटा देता हूँ। एवरेज कैसे निकालते हैं एक्चुअली में डायरेक्ट निकलेगा। एवरेज निकालने का फार्मूला बताता हूँ मैं आपको। कहता है 2 समस्थानिक है क्लोरीन का, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 समस्थानिक दिया हुआ है। और कहता है ये 3 और 1 के अनुपात में मौजूद है, तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब समझते हैं, 3 अनुपात का मतलब होता है कि ये 3 75% ये है, ये 75% होता है और ये जो है कितना होता है? 25% होता है। इसका मतलब यही हुआ कि सबसे ज़्यादा आपको ये दिखाई देता है, ये कम दिखाई देता है आपको। तो इसका आपको बताना औसत। तो इसका रेशियो क्या है? 3:1 है। तो 3:1 निकालने का जो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जब निकालेंगे इसका औसत परमाणु भार जब निकालते हैं तो ऐसा निकलता। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए जो आपने पहला वाला लिया है उसका मास लिख लीजिए और जितना अनुपात है वो लिख लीजिए, प्लस ये दूसरे वाले का ले लीजिए, कितना मास है? 37 और कितना रेशियो है? 1। टोटल रेशियो को जोड़ दीजिए नीचे, 3 + 1 4। तो ये कितना आ जाएगा? आप जोड़िए तो 5 तिया 15 और 3 तिया 9 1 10, 105 प्लस ये हो गया 37 डिवाइड बाई 4। तो आप इसको जोड़ लीजिए, 7 5 12 हो गया, 3 1 4, 142 और ये 4 हो गया। आप डिवाइड कर दीजिए, 4 तिया 12 और फिर 22 रह जाएगा। तो 22 का मतलब 4 पचे 35, फिर क्या रह जाएगा? 2 रह जाएगा, 0 लगा देंगे, 4 पचे सॉरी ये हो गया 4 पचे 20 हो गया आपका। ठीक, तो इस तरीके से आपका जो है ये चीज़ें हो गई। 35.5 ग्राम आ गया आपका।
तो ऐसे करके हम औसत परमाणु भार क्लोरीन का निकालते हैं। फिर से मैं बता दूं, जो पहला वाला है उसका जो मास है ये वाला, ये जो मास दिया ये, इसका जितना रेशियो दिया है इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर दूसरे वाले का उसके अनुपात के साथ, नीचे कुल अनुपातों का जोड़ दीजिए, ये आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो ऐसे करके आपके बुक में जो है सबका दे रखा है कितना कितना होता है। अच्छा, एक यू में दिया है, यू बार बार आएगा, एटॉमिक मास यूनिट होता है, यानी कि परमाणु भार इकाई इसको बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई बोलते हैं। वो क्या है अभी हम क्लियर कर देते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा सीखते चलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जल्दबाजी हम अगर करेंगे, मैंने भी पेशेंस बना रखा है, क्योंकि मेरे पास जो नॉलेज है मुझे लग रहा है मैं सब कुछ बता दूं, ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, लेकिन क्या है मैं एकदम से डिसिप्लिन में हूं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है। जैसे आपका सिलेबस चलेगा मैं भी वैसे ही चलूँगा। जबकि मुझे अगर अरेंज करने के लिए दिया जाए तो इसको मैं ऐसे अरेंज नहीं करूँगा, किसी और तरीके से अरेंज करूँगा। जो चीज़ें मुझे लगेगा पहले रखूँगा बाद में रखूँगा, वो मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूँगा। तो मैं फिर से कह दूँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी कुछ कीजिए, शेयर वेयर कीजिए, ताकि जल्दी से जो है चैनल बढ़िया से हो जाए, सब्सक्राइबर्स भी बढ़े, व्यूवर्स भी बढ़ें, हमारा मनोबल भी बढ़े। ओके, तो एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ आपको यहाँ पर कि AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, मुझे पता है। अब वो समझ लेते हैं हम लोग जरा। मैं चाहता हूं आप अपने एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कीजिए, नंबर लाइए, इसलिए मैं समझ रहा हूँ एक्स्ट्रा वर्क कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा वर्क मतलब ऑलरेडी क्लासेस लेने के बावजूद भी कई बार रात में तो कई बार मॉर्निंग में जो है क्लास मुझे वीडियो अपलोड करना पड़ता है, वीडियो शूट करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे थकान भी कई बार हो जाती है, लेकिन अक्टूबर में पेपर है तो मुझे बनाना पड़ रहा है। अब मैंने ये ठाना है कि सारा सिलेबस पूरा करूँगा, तो मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ, मुझे ये सारा काम करना है और आपको ढंग से सिलेबस पूरा करवाना है। और जल्दी से फटाफट करने के बाद मैं इनके क्वेश्चंस आंसर भी करवाऊंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि किस तरह क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में। और देखना, आप अगर रेगुलर बने रहोगे तो फिर आप बहुत अच्छे नंबर से पास करोगे आप। और एग्जाम में बैठोगे तो लगेगा ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। यार इतना मेहनत से तो रात में भी आपको कोई टीचर पैसा लेके भी नहीं पढ़ाएगा, कोई पैसा लेके नहीं पढ़ाएगा आपको। तो थोड़ा सा आप हमारे दर्द को भी समझो और सपोर्ट करो। तो मैं बताने वाला था परमाणविक द्रव्यमान इकाई, इसको यू से डिनोट करते हैं। AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको केवल यू से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है एक्चुअली, तो जो हम मास लिखते हैं ना, मास द्रव्यमान जो हम लिखते हैं वो आया कैसे, देखो कहते हैं कार्बन जो है, कार्बन C12 जो 6 नंबर पे आता है, तो कार्बन का अगर 12वां हिस्सा लिया जाए, कार्बन का 12वां हिस्सा लिया जाए तो वो आता है 1U। 1U तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 12 ग्राम होता है, ऑलरेडी ये 12 ग्राम होता है। और 12वां हिस्सा लेंगे तो 12 तो ऐसे भी कट जाएगा, तो वैसे भी U आ जाएगा आपका। तो कहते हैं कार्बन का जो 12वां हिस्सा होता है, कार्बन परमाणु के 12वां जो हिस्सा हम लेते हैं, कार्बन परमाणु के भार के 12वें हिस्से को हम लोग बोलते हैं, मैं लिख देता हूं, कार्बन परमाणु के भार के 12वें हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, 1U बोलते हैं, 1U कहते हैं, यानी परमाणविक द्रव्यमान इकाई कहते हैं। यू से डिनोट करते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं परमाणविक द्रव्यमान इकाई कहते हैं। तब क्लियर हो गया होगा। अब इसी से हम लोग बार बार यू से डिनोट करते हैं, ऑलरेडी 1 ग्राम के बराबर है, तो जहां जहां जी था वहां वहां अभी यू आएगा। तो आप टेंशन नहीं लेना, आप इसको समझना। बाकी मैंने क्लियर कर दिया है, नाभिकों का इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सब क्लियर कर दिया है मैंने, संकेत वगैरह भी आपको बता दिया है, ये सारी चीज़ें कर दी है, ये भी बता दिया है।
मास भी बता दिया है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी बता दिया है। अब इसमें दिया है कि जो परमाणु, कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता तो फॉर्मूला H है, पर अकेला H नहीं पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? तो ये दो H जब मिलते हैं तो ये H2 अणु के रूप में पाया जाता है, H2 अणु के रूप में पाया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन, और ये गैसियस भी होते हैं, मजे की बात ये है। नाइट्रोजन ये भी क्या होते हैं? ये दो नाइट्रोजन के परमाणु आपस में मिलके N2 अणु के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका F2 यानी फ्लोरीन, फ्लोरीन भी अकेला स्वतंत्र नहीं पाया जाता है। ये किस रूप में पाए जाते हैं? तो दो F ले लेते हैं तो ये F2 अणु के रूप में पाए जाते हैं। ऐसे ही Cl2, Br2, O2 ये सब के सब जो है N2, H2, F2 के रूप में पाए जाते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी हैं, जैसे मैं बात करूं फास्फोरस, फास्फोरस जो है चार परमाणु मिलके बनते हैं फास्फोरस के। यहां पर मैं अगर आपको दिखाऊं फास्फोरस का, तो फास्फोरस अगर मैं बात करूं, फास्फोरस अकेले नहीं पाया जाता है, ये P4 अणु के रूप में पाया जाता है। P4 कैसे बनता है ये? तो मान लो यहां पर एक P हो गया, एक यहां पर P हो गया, एक यहां P हो गया, और एक P यहां हो गया, और ये आपका इस तरह से इसको ही मिला तो इस तरीके से फास्फोरस पाया जाता है। अगर मैं बात करूं सल्फर की, सल्फर एस, तो सल्फर जो है ये भी अकेला नहीं पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है S8 अणु के रूप में पाया जाता है सल्फर। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं O2 ऑक्सीजन, Cl2, इसके अलावा Br2, ये सब इस फॉर्म में पाए जाते हैं। सल्फर 8 बनता है, 8 कैसे बनता है? ऐसा बनता है, देखो तो ये सल्फर का स्ट्रक्चर होता है एस 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 और एस। तो मतलब ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये अकेले स्वतंत्र नहीं पाए जाते हैं, ये अपने आप को आपस में अणु के रूप में बना लेते हैं, और इस तरीके से जो है अपने आप को स्थिर बनाने के लिए इस फॉर्म में पाए जाते हैं। कोई 8 के रूप में S8 हुआ, वो P4 हो गया, बाकी ये 2 के फॉर्म में हो गया। जैसे मैं अब H2O की बात करता हूँ, H2O कैसा दिखता होगा आपका? तो अगर H2O की बात करूं मैं, कैसा दिखता होगा, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर O है, O, और यहाँ पर H है, और यहाँ पर H है, तो ये H2O, ये H2O का डिनोट होता है। ये NH3 का अगर मैं बात करूं तो NH3 कैसा दिखता है? तो देखिए ये N हो गया, एक H यहाँ हो गया, एक H यहाँ हो गया, एक H यहाँ हो गया, ये NH3 हो गया। तो इस तरीके से जो है सबका अपना एक क्या होता है? संरचना होता है। और आप आगे की क्लासेस में आप 12th वगैरह में पढ़ेंगे कि क्यों संरचना होता है, क्या कारण है इसके पीछे, ये डिटेल हम पढ़ेंगे। बट अभी आपको यही पढ़ना है कि इस रूप में ये इस तरह से पाए जाते हैं। अब आके जो है वो आपको पूछा जाता है आणविक द्रव्यमान बताना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी आणविक द्रव्यमान सिखा दिया है। आणविक द्रव्यमान में कुछ नहीं करना होता है, आणविक द्रव्यमान में केवल आपको इतना बताया जाता है कि जैसे कोई फार्मूला आपको दिया जाए, जैसे आपको CO2 दिया जाए, आपको H2O दिया जाए, NH3 दिया जाए, HCl दिया जाए, HNO3 दिया जाए, उन सब का आपको द्रव्यमान बताना है। तो मैं कुछ हम लोग साथ में कर लेते हैं आणविक द्रव्यमान का, तो भी क्लियर हो जाएगा। और रासायनिक समीकरण मैंने आपको बता दिया है, कार्बन परमाणु, हीलियम परमाणु द्रव्यमान बता दिया है। अब सीधे मोल पे आ जाएंगे उसके बाद पे हम लोग,
और जब हम मोल पे आ जाएंगे उसके बाद हमारा फार्मूला का रह जाएगा। चलो एक एक करके काम करते हैं, क्योंकि इसमें जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा आगे पीछे है, तो मैं टॉपिक बाय टॉपिक देखता जाता हूँ और आपकी चीज़ों को क्लियर करता जाता हूँ। अभी फ़िलहाल हम आणविक द्रव्यमान की बात करने वाले थे, तो हम पहले आणविक द्रव्यमान की बात कर लेते हैं और कुछ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं साथ में। बुक आपके पास है तो ज़्यादा बेटर होगा कि मैं आपको डिसिप्लिन वे में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करूं। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, इतना मेहनत मैं सीबीएसई वालों के साथ भी नहीं करता हूं। जितनी मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी मिशन पर हूं मैं। मतलब ऐसा लग रहा है बच्चों को अच्छे नंबर ला के एकदम उनको एकदम विजय बनाना है, इस तरह के हूँ मैं। दिन में मैं, मुझे याद है 1.5-2 घंटा तो बड़े आराम से नींद लेता था, वो नींद भी ख़त्म है आजकल। 1.5-2 घंटे की नींद भी ख़त्म है। अब नहीं, पहले सबसे पहले सिलेबस को पूरा करना है, बच्चों का जो है इस तरह से काम करना है। तो मैं आपको बताता हूँ आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। देखिए एग्जाम्पल हम H2O से लेते हैं। अगर H2O का हमें बताना है आणविक द्रव्यमान, तो H2O में क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यानी हम लिखेंगे 2 हाइड्रोजन परमाणु परमाणविक द्रव्यमान। ठीक, 2 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हो गया प्लस 1 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान हो गया। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन कितना होता है, 1 U होता है। ग्राम से हमने U कर दिया है, तो इंटू 1 U प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का 1 कितना होता है 16 ग्राम, तो 16 U। तो कितना हो जाएगा ये 2 U प्लस 16 U, कितना हो गया ये 18 U हो गया। इसी तरीके से अगर आपसे NH3 के बारे में बोला जाए तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, एक नाइट्रोजन है यानी 2 इंटू नाइट्रोजन कितना होता है 14 U प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन होता है 1 U, तो ये हो गया 28 U प्लस 3 U। तो कितना हो गया, आप जोड़ लीजिए 14 और 3 8 3 11 31 U। इसी तरीके से आप जोड़ सकते हैं HCl। HCl का देखिए हाइड्रोजन 1 U प्लस Cl 35.5 U, तो 36.5 U आ गया। इसी तरीके से आप CO2 का बता सकते हैं। कार्बन हो गया, कार्बन कितना हो गया 1 इंटू 12 U प्लस 2 इंटू 16 U, तो कितना हो गया ये 12 U प्लस 32 U, तो 44 U। तो इस तरीके से जो है आप आणविक द्रव्यमान भी निकाल के बता सकते हैं, बड़े आराम से डील कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब ये सीधा बात कर रहे हैं मोल में, तो मोल में बात कर रहे हैं तो फिर मुझे मोल में आपको समझाना पड़ेगा कि मोल क्या होता है और किस तरीके से मोल को हम निकालते हैं। देखिए मोल पे आ गए ये, चलिए तो मोल सीख लेते हैं। मोल सीखने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, वो आपको बताना है और उसके बाद फिर आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा मोल होता क्या है। आप मुझे एक बात बताइए, कोई सामान हम खरीदते हैं, जैसे मान लो कि हम संतरा खरीदते हैं, तो संतरा खरीदने के कई तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम गिनती से खरीद सकते हैं, नंबर ऑफ पीस से खरीद सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि हम वजन यानी मास से, द्रव्यमान से खरीद सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें होती है जो पीस बाय पीस मिलती है, गिनती से मिलती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम द्रव्यमान से खरीदते हैं, यानी कि मास से खरीदते हैं। तो आप थोड़ा सा सोचिए कि जो वस्तुएं होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको कैसे मापा जाता है, मेजरमेंट करने का क्या तरीका है। तो 2 तरीके हैं, या तो उनके संख्या के अकॉर्डिंग आप बात कर लीजिए, ठीक है, या तो उनके द्रव्यमान के अकॉर्डिंग बात कर लीजिए। तो जब हम संख्या के अकॉर्डिंग बात करते हैं
तो भी हम वस्तु खरीद सकते हैं, दे सकते हैं किसी को, और जब द्रव्यमान से हम बात करते हैं तो भी हम दे सकते हैं। और जिस तरीके से समय को सेकंड में मापा जाता है, दूरी को मीटर में मापा जाता है, उसी तरीके से वस्तुओं को द्रव्य के जो मापना होता है, जो द्रव्य का मापन होता है, उसको हम लोग उस इकाई को मोल कहते हैं। मोल कोई भूत प्रेत का नाम नहीं है, मोल एक यूनिट है, एक इकाई है, ठीक है। तो यही होता है मोल, इसी को मोल कहते हैं और इसी को MOL से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं मोलों की संख्या। ये देखिए दो तरीके से निकलती है। पहला तरीका जो निकालने का ये होता है, पहला तरीका होता है संख्या के अनुसार, और दूसरा होता है द्रव्यमान के अनुसार। एक तो होता है संख्या के अनुसार निकाल सकते हैं, दूसरा हम द्रव्यमान के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो जब हम मोल निकालते हैं उससे पहले एक चीज, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एवोगाड्रो, एवोगाड्रो नाम था। एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एवोगाड्रो नंबर दिया था। पहले के साइंटिस्ट लोग बहुत चतुर होते थे, इतने चतुर होते थे कि वो अपने नाम को, कोई उनका नाम ना भूले, इसलिए अपने नाम के साथ ही अपने सिद्धांतों का देते थे। तो एवोगाड्रो ने एक नंबर दिया, एवोगाड्रो ने एक नंबर दिया और उन्होंने कहा ये नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये क्या कहानी है एवोगाड्रो की? एवोगाड्रो का कहना था कि दुनिया में जितने भी मोल होंगे, चाहे किसी भी द्रव्य का हो, किसी भी पदार्थ का हो, दुनिया के हर किसी वस्तु के एक मोल में इतने पार्टिकल होंगे, इतने कण होंगे। नहीं समझे? जैसे अगर मैं बात करूं इस मार्कर की, तो इस मार्कर के एक मोल की बात करूं तो उसमें कितने परमाणु होंगे, कितने कण होंगे, तो इतने परमाणु होंगे। वो उनका कहना था, जो साइंस फॉलो भी करती है। इस बोर्ड की बात करूं, इस बोर्ड का अगर मैं एक मोल निकालूं तो उसमें भी कितने, वही संख्या होगी, कितने कण होंगे, तो इतने ही कण होंगे। कण मतलब परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है। ये हम कणों में परमाणु और अणु दोनों को ले सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर हम परमाणु की बात करेंगे तो परमाणु संख्या बोलेंगे, अणु के लिए अणुओं की संख्या की बात करेंगे। अगर H2O होगा तो अणुओं की संख्या की बात करेंगे, केवल H होगा तो परमाणु संख्या की बात करेंगे। तो ये एवोगाड्रो ने एक संख्या फिक्स कर दी कि ये डन हो गया जी, ये संख्या फिक्स है। तो इसके अकॉर्डिंग और हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हम ये कर सकते हैं कि अगर मैं बात करूं 1 मोल कार्बन, अगर 1 मोल में कार्बन परमाणु लेता हूं, इसका मतलब दोनों मुझे देखना पड़ेगा। अगर मैं संख्या के अनुसार जाऊंगा तो इसके पास कितना 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होंगे, इतने सारे परमाणु होंगे। और अगर मास के हिसाब से जाऊंगा तो इसके पास 12 ग्राम होगा, ये 12 ग्राम होगा ना 1 मोल। अगर मैं ऑक्सीजन लेता हूं, 1 मोल ऑक्सीजन, O परमाणु लेता हूं, तो अगर मैं 1 मोल की बात करता हूं तो फिर से इसके पास 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होगा। अभी मैं फॉर्मूला पे नहीं आया हूं, अभी मैं केवल अंडरस्टैंड करवा रहा हूं। और यहां मैं बात करूंगा तो 16 ग्राम हो गया, ये समझ रहे हो आप? इसी तरीके से जो भी आप XYZ लोगे तो ये फिक्स हो गया कि अगर 1 मोल होगा तो 1 मोल में इतनी पार्टिकल होंगे, इतने कण होंगे, और मास के हिसाब से जो भी उसका मास होगा उतना मास होगा। बट हमें तो ये फार्मूला पता करना है कि मोलों की संख्या होती क्या है, हमें ये पता करना है। तो अगर हम संख्या के अनुसार बात करें तो संख्या के अनुसार जो फार्मूला होता है मोल, मोलों की संख्या, तो इसका फार्मूला होता है, ऊपर दिया होता है दिए गए कणों की संख्या, जितने भी दिए जाएंगे, जितने भी कण दिए जाएंगे। अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। दिए गए कणों की संख्या, और नीचे दिया उन्होंने एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको शॉर्टकट में Na भी कहते हैं, इसको शॉर्टकट में Na भी कहते हैं, Na। मोलों की संख्या को स्मॉल n से डिनोट करते हैं।
तो कहा दिए गए कणों की संख्या, मैंने मान लो आपको दे दिया कि बताओ जी 12 अरब परमाणु हैं, 12 अरब परमाणु हैं या 12 करोड़ परमाणु हैं, तो उसमें क्या कितने मोल होंगे। तो अगर मैं संख्या दूंगा आपको तो आप डिवाइड भी संख्या से ही करोगे, ठीक है। आम की संख्या में आम की संख्या को घटाया जा सकता है, आम की संख्या में अमरूद की संख्या कभी नहीं घटाया जा सकता है। 10 आम माइनस 5 आम बराबर 5 आम हो सकता है, लेकिन अगर मैं 10 आम माइनस 5 अमरूद लिखूं तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो सेम यूनिट जो ऊपर वो नीचे, अगर हम संख्या में बात करेंगे तो नीचे संख्या और ऊपर क्या हो जाएगा, जो दिया जाएगा डाटा हमें, जो हमें सवाल दिए जाएंगे। और अगर हम द्रव्यमान के हिसाब से बात करेंगे तो द्रव्यमान के हिसाब से क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या n बराबर दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, और नीचे क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान ले सकते हैं या परमाणुविक द्रव्यमान ले सकते हैं। परमाणु होगा तो परमाणुविक द्रव्यमान, अणु होगा तो आणविक द्रव्यमान, ठीक है। मैंने आपको निकालना बता ही दिया कि कैसे आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। अब दोनों पर एक सुंदर सा एग्जाम्पल लेते हैं एक एक करके, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। अच्छा, दोनों फॉर्मूलों को आप चाहो तो बराबर भी कर सकते हो। कैसे बराबर कर सकते हैं जी, तो देखोगे ध्यान से, ये मोलों की संख्या, ये मोलों की संख्या दोनों एक है, इन दोनों फॉर्मूलों को कंबाइन भी किया जा सकता है। कंबाइन कैसे किया जा सकता है, तो कंबाइन यहां पर मैं कर देता हूं थोड़ा सा। n इज इक्वल टू, अगर मान लो मैं यहाँ इसको कैपिटल N से दिखा दूं तो ये n अपॉन एन ए, ये गिवन डाटा हो गया, और वहां पर उसको मैं छोटा m से दिखा देता हूं और नीचे कैपिटल M से दिखा देता हूं, तो ये फॉर्मूला कंबाइन हो गया। आप चाहो तो केवल इन दोनों से भी आप फॉर्मूले से कुछ सवाल बना सकते हो। जैसे देखो, ये तो फिक्स हो गया n a, ये देख रहे हो, ये तो बिल्कुल फिक्स है, ये तो चेंज होगा नहीं। आपसे या तो दिया गया संख्या पूछा जा सकता है, मोलों की संख्या पूछा जा सकता है, दिया गया द्रव्यमान पूछा जा सकता है, कोई भी 4 चीजें हैं, 4 चीजें में 3 चीजें गायब होगी, चौथा चीज निकालना होता है आपको। तो हम इसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। मान लो आपसे सवाल पूछा जाता है, ये आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि 12 इंटू 0 4 4 इंटू 10 टू द पावर 25, ठीक है, या मान लो 10 टू द पावर 24 परमाणु किसके हैं। मान लो ये लिखता हूं मैं कार्बन परमाणु। तो आप मुझे बताइए ये कितना मोल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसने संख्या से बात किया है तो हम संख्या वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ये मास से बात करता तो हम मास वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो संख्या से बात किया है तो यहां पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल, जो दिया होता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो ऊपर लिख देते हैं 12.044 इंटू 10 टू द पावर 24, और नीचे तो फिक्स है अपना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, और ये 23 है तो 24 एक टाइम में कटेगा, तो क्या आ गया 2 इंटू 10, यानी कितना आ गया 20 मोल। ये आंसर आ गया अपना 20 मोल हो गया, आपका ये आंसर आ गया। आपके बुक में भी हम देखेंगे कि आपके बुक में क्या दिया गया है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर द्रव्यमान के अनुसार से इसकी बात करते हैं। मान लो आपको दिया जाए कि अगर 60 ग्राम कार्बन है, 60 ग्राम कार्बन है तो वो कितना मोल होगा, ये आपसे पूछे कि 60 ग्राम कार्बन कितना मोल के बराबर होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसने द्रव्यमान दिया है तो हम द्रव्यमान के हिसाब से बात करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, n इज इक्वल टू ऊपर 60 ग्राम और नीचे पता है एक कार्बन परमाणु जो होता है वो 12 ग्राम होता है, तो 12 ग्राम 12 25 60, यानी आ गया 5 मोल। या आपसे सवाल पूछता 90 ग्राम H2O कितना मोल के बराबर होगा, 90 ग्राम H2O कितना मोल के बराबर होगा। तो जिसने अगर द्रव्यमान दिया है तो नीचे हम द्रव्यमान की बात करेंगे, लेकिन पहले आणविक द्रव्यमान लिख लेते हैं H2O का। तो जो आणविक द्रव्यमान होगा H2O का वो क्या हो जाएगा, देख रहे हो 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम, यानी ये हो गया 18 ग्राम। अब हम जब नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो जो गिवन होगा 90 ग्राम ऊपर हो गया और 18 ग्राम नीचे हो गया, तो 18 पचे 90, यानी आ गया 5 मोल, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये मोल कुछ और नहीं बल्कि एक इकाई है और इसको हम निकाल सकते हैं।
अब हम थोड़ा सा सवाल देख लेते हैं आपके बुक में जो दिया है अणुओं और मोलों की संख्या निकालने का। एक सवाल इसमें आपका दिया है कि 3.5 मोल ऑक्सीजन में कितने ग्राम होते हैं। मैं सवाल को लिख देता हूं और उसके बाद हम बनाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसे मिटा रहा हूं और मिटा के फिर आपके सामने मैं बनाऊंगा। तो इसको मैं मिटा देता हूं, यहाँ पे यहीं पर सोल्व करता हूं मैं मिटा के। रेड पेन से सवाल लिखता हूं। सवाल कहता है 3.2 में है कि 3.5 मोल ऑक्सीजन में कितने ग्राम है। ऑक्सीजन में कितने ग्राम हैं, कितने ग्राम होते हैं, ये सवाल है। क्या दे रहा है आपको, ये आपको दे रहा है मोलों की संख्या दे रहा है, यानी कि जो गिवन है n = 3.5 दे रहा है आपको, n की वैल्यू दे रहा है। तो आपको ऑक्सीजन कितना, यानी ये पूछ रहा है, वो द्रव्यमान बोला, दिया गया द्रव्यमान आपसे पूछ रहा है। ये तो पूछ रहा है कि 3.5 मोल ऑक्सीजन में कितने ग्राम होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, दिया गया द्रव्यमान पूछा जा रहा है। अब ये उन्होंने ऑक्सीजन की बात किया, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने अगर ऑक्सीजन की बात किया है और कुछ ना कहे, केवल ऑक्सीजन कहे, तो कभी भी आप परमाणु मत समझना, ये धोखा मत खाना। क्योंकि ये देखो केवल ऑक्सीजन दिया, वैसे तो आप ओ लगा दोगे, ओ मतलब ऑक्सीजन, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ओ स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता। जब तक ये परमाणु नहीं कहेगा तब तक ओ नहीं लेंगे। तो अगर हम आणविक द्रव्यमान निकालें किसका, O2 का, यानी ऑक्सीजन का, चूंकि O के रूप में तो होगा नहीं, तो 16 × 2 ग्राम, 16 × 2 और ये ग्राम हो गया, 16 ग्राम × 2, तो क्या हो जाएगा, ये 32 ग्राम हो गया। ये 32 ग्राम आ गया ये। तो 32 ग्राम जब आ गया, अब आपसे पूछ रहा है, दिया गया, तो फार्मूला सेट कीजिए वो वाला। n बराबर, मान लो ये m लिख देता हूं और नीचे में आणविक का लिख देता हूं 32 ग्राम। तो इसकी वैल्यू तो दे रहा है ना आपको, इसकी वैल्यू क्या दे रहा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू दे रहा है 3.5 = m/32 ग्राम। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, m की वैल्यू, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 32 ग्राम मल्टीप्लाई 3.5। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर ये टोटल आएगा 112 ग्राम आएगा, और यहीं पर आंसर हो गया आपका, 112 ग्राम आ गया। अच्छा, एक नया तरीका लिखने का है, इन्होंने लिखते हैं ग्राम पर मोल। इसमें कंफ्यूज मत होना, ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं ये। अगर ये ग्राम पर मोल भी लिखते हैं, यानी इस तरीके से लिखते हैं जैसा कि आपके बुक में लिखा गया है, पहले ग्राम लिखते हैं और पर मोल लिखते हैं, तो ये गलत नहीं लिख रहे हैं, ये बिल्कुल सही लिख रहे हैं। ये बता रहे हैं आपको कि अगर 1 मोल O2 होगा तो 32 ग्राम होगा, इसलिए पर मोल लगाते हैं। आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, लगा दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसका आंसर भी वही ग्राम पर मोल में भी आप निकाल सकते हो कितना ग्राम पर मोल होता है। एनीवे, तो एक सवाल आपको चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दिया। एक और सवाल आपके सामने है, कहता है 27 ग्राम पानी में अणुओं की संख्या बताइए। 27 ग्राम पानी में अणुओं की संख्या बताइए। तो मैं यहाँ पर काम ये मिटा देता हूँ, मैं इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे आपके, तो आपको जवाब देना होगा। 27 ग्राम पानी में अणुओं की संख्या बताइए। अणुओं की संख्या ज्ञात करें, ये आपसे पूछ रहा है। 27 ग्राम है, यानी अब आपको क्या दे रहा है, ध्यान सुनिएगा, आपको 27 ग्राम दे रहा है, यानी कि आपको दिया गया द्रव्यमान दे रहा है और पूछ रहा है संख्या। अब तक हम केवल संख्या में थे तो केवल संख्या की बात करते थे, द्रव्यमान में थे तो केवल द्रव्यमान की बात करते थे, पर अब की बार मिक्स कर दिया, इसलिए ये वाला फार्मूला काम आएगा। जो फार्मूला यहाँ पर है आपका, चूंकि मोल की तो बात ही नहीं है, एकदम संख्या की बात कर रहा है। तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया द्रव्यमान कितना है, दिया गया द्रव्यमान कितना है, कितना दिया गया द्रव्यमान, 27 ग्राम है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 27 ग्राम है, ये जो दिया गया द्रव्यमान है वो आपका 27 ग्राम है। और अगर मैं बात करूं पानी का, पानी है ना, तो पानी का अगर पानी का मोलर द्रव्यमान की अगर बात करूं,
तो पानी का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 2 प्लस कितना 16, यानी हम लिख सकते हैं 18 ग्राम पर मोल। मोल को इन्वर्स में कर देते हैं, पर मोल मतलब इन्वर्स में कर देते हैं। ये आपको दे दिया। अब आपसे संख्या पूछ रहा है, गाड्रो तो फिक्स है, तो ये फॉर्मूला याद कीजिए। जहां हमने इसको कंबाइन किया था तो हम क्या लिख सकते हैं, n/na इज इक्वल टू m/m। तो इससे अगर हम बनाते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें ये n पूछ रहा है, ये वाला क्वेश्चन मार्क है, ये n हमें फाइंड आउट करना है। तो n को n रखते हैं, na कितना है 6.022 इंटू 10⁻23 है, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या दे रखा है, देखिए 2 तरीके से बनाने थे। या तो आप 27 ग्राम की हेल्प से पहले मोलों की संख्या निकालते, फिर जब मोलों की संख्या निकल जाती तब आप जाकर वहां लगाते हैं। चलिए मैं उसी तरीके से आपको बताता हूं, आपको खिचड़ी ना हो जाए। ये फार्मूला मैं मिटा देता हूं, हो सकता है आपके दिमाग में खिचड़ी हो जाए, तो मैं ये मिटा देता हूं आपको। आप बस इतना ही पे चलो, एक एक करके चलो। संख्या का संख्या में देखो, द्रव्यमान का द्रव्यमान में देखो। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है, 27 ग्राम है। पानी का मोलर ग्राम 18 ग्राम पर मोल होता है। तो अगर हम इन दोनों की हेल्प से यहाँ n की वैल्यू पता कर ले तो फिर यहाँ n की वैल्यू पुट करके हम ये निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं पानी के मोलों की संख्या। जब हम पानी के मोलों की संख्या की बात करते हैं तो पानी के मोलों की संख्या कैसे निकलेगा, ऊपर हो गया 27 ग्राम और नीचे क्या हो गया 18 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कट गया तो 27 है, ऊपर 18 है, यानी कि अगर कट करेंगे 9 27, 9 दूनी 18, 3/2 मोल। ये मोल इनवर्स में था, ऊपर चला गया, इतना मोल आ गया। अब इस वाले मोल को कहाँ पुट कर देंगे हम लोग, अगर यहाँ पुट कर दे तो निकल जाएगा। यानी कि n इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है हमारा, दिया गया संख्या अपॉन na, यहाँ पुट कर दें 3/2 इज इक्वल टू n और नीचे 6.022 इंटू 10⁻23। तो क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और डिवाइड बाई 2 तो है ही यहाँ पर, और ये हो जाएगा n। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो टोटल आप सोल्व करेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखो जो पावर होता है 10⁻20, 10 की पावर 23, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको इसी के साथ काम करना है। तो इसके साथ यदि आप काम करोगे, 2 से इसको अगर डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3.011 हो जाएगा। और इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 9.033 इंटू 10 की पावर 23, हाँ 10 की पावर 23। और ये क्या आ जाएगा आपका, इतने पानी के अणु आ जाएंगे, पानी के अणु आ जाएंगे, और यही आंसर निकल गया अपना। तो इस तरीके से जो है हमने क्या किया, जब ग्राम दे रखा था तो हमने पहले मोलों की संख्या पता कर लिया, उस मोल की संख्या को यहाँ पुट कर दिया तो हमने निकाल दिया। तो ये सवाल आपके सामने है, और भी आप बना सकते हैं। और आपका जो है यौगिक वगैरह मैंने सब बता दिया है। लास्ट में एक फार्मूला वगैरह दिया है कि किस तरीके से आप फार्मूला लिख सकते हैं। धनावेशित ऋणावेशित फार्मूला बनाने का एक तरीका इन्होंने दिया है, वो तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। और इसी के साथ जो है आपका चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा, चैप्टर में कुछ रहेगा नहीं, चैप्टर पूरी तरह से फिनिश्ड हो जाएगा। फिर लास्ट में मुझे कुछ और बताना पड़ेगा। मैंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम बता दिया है, स्थिर अनुपात का नियम बता दिया है, एक गुणित अनुपात का नियम केवल रह गया है, वो मुझे बताना होगा। बाकी उसके बाद सारा चैप्टर कंप्लीट है, फिर सब आप बना सकते हैं। तो आइए उसको भी पूरा कर लेते हैं, उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो आइए आगे जो है, आगे हम बताते हैं कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाते हैं, और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। और बड़े पेशेंस के साथ हमारे साथ आप बने हुए हैं,
और मैंने वो सारी जानकारी आपको देने की कोशिश किया है। और आप चैप्टर पढ़ने के बाद ज़रूर इसका क्वेश्चन सर बनाइए, ताकि आपको भी पता चले कि आपने पढ़ाई किया है तो कितना पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए, जब हम रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो रासायनिक सूत्र लिखने के कुछ तरीके हैं। रासायनिक सूत्र जब हम लिखते हैं तो उसमें हम एक चीज़ ध्यान देते हैं, पहले प्लस का पॉजिटिव आयन लेते हैं, फिर नेगेटिव आयन लेते हैं। पॉजिटिव आयन, आयन बोलते हैं इसको धन आयन बोलते हैं, धन आयन, और इसको ऋण आयन बोलते हैं। हम अगले चैप्टर में बात करेंगे परमाणु संरचना में कि क्यों कोई धन आयन बनता है और क्यों कोई ऋण आयन बनता है। ठीक है, आपने जैसे मूवी में देखा ना, हीरो लोग अगर बागी बनते हैं, हीरो लोग अगर कुछ ऐसा काम करते हैं तो वो कुछ ना कुछ कारण होता है उनके पीछे, तभी वो बनते हैं। तो अभी हम इसके बारे में डिटेल अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हम परमाणु संरचना पढ़ेंगे। अभी तो हम रासायनिक सूत्र लिखना सीख रहे हैं। तो रासायनिक सूत्र में कैसे लिखते हैं हम लोग? रासायनिक सूत्र में आपको ये लिखना सिखा रहा हूँ मैं। तो मान लो हम लेते हैं कोई भी पैटर्न आप ले सकते हो। जैसे मान लिया ए प्लस एक्स माइनस, एक प्लस लिया और एक माइनस लिया, इन दोनों कंबाइन करेंगे तो बनता है। लेकिन कैसे बनता है? जितने चार्ज होते हैं ना उसको संयोजकता कहते हैं, जितने चार्ज होते हैं उसको उसका संयोजकता कहते हैं। तो देखो, नंबर 1, इसका चार्ज 1 है तो यहाँ इसके नीचे 1 लिख दिया, इसका भी 1 है तो इसको 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे? क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस करने का मतलब है ये वाला 1 इसको दे दिया और ये वाला 1 इसको दे दिया। तो कैसा बन गया कि A1x1, और हमेशा ध्यान दीजिए 1 कभी भी रिप्रेजेंट हम नहीं करते हैं, तो सिंपल ये बनेगा AX। इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल ले सकता हूँ, जैसे मैंने लेता हूँ Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस लेता हूँ मैं। कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आपके बुक में दिया गया है, बहुत सारे पॉजिटिव है, मैं लिख देता हूँ पहले। अगर मैं धन आयन की बात करूं तो धन आयन में Na प्लस है, सोडियम आयन है, K प्लस पोटासियम आयन है, इसके अलावा Ca2 प्लस कैल्शियम आयन है, Al3 प्लस एल्युमिनियम आयन है, Mg2 प्लस मैग्नीशियम आयन है। ऐसे करके बहुत सारे पॉजिटिव वाले हैं। अगर ऋण आयन की बात करूं तो ऋण आयन में बहुत सारे हैं। O2 माइनस, जिसको ऑक्साइड कहते हैं, इसको ऑक्साइड कहते हैं। CO3 2 माइनस, जिसको कार्बोनेट कहते हैं। इसके अलावा आप ले लो Cl माइनस, क्लोराइड कहते हैं। ऐसे करके बहुत सारे हैं, जिसको आप सल्फेट SO4 2 माइनस सल्फेट कहते हैं, इनका नाम सल्फेट है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे आपके बुक में दिया गया है। तो हम पहले एक पॉजिटिव उठाते हैं, एक नेगेटिव उठाते हैं और उनके साथ बनाते हैं हम लोग। जैसे मान लो हम एग्जाम्पल लेके सेट करते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया Ca2 प्लस और हमने यहाँ Ca2 प्लस ले लिया और Ca2 माइनस ले लिया, तो कैसा बनेगा ये? Ca2 प्लस और यहाँ ले लिया CO3 2 माइनस, इसका वाला 2 यहाँ, इसका वाला 2 यहाँ, ये इसको दे दे, ये इसको दे दो, तो कैसा बन जाएगा ये बन जाएगा Ca2 और ये CO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि 2 है तो पूरे घेर कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? जो जब भी रेशियो 2 और 2 का एक जैसा आ जाए तो कट के 1 1 ही आने वाला है। तो सिंपली इसको लिखेंगे CaCO3 और इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ऐसे करके आप कुछ भी ले लो। जैसे मान लो मैंने ले लिया एल्युमिनियम, Al3 प्लस ले लिया, Al3 प्लस ले लिया, और मान लो मैं ले लेता हूँ O2 माइनस, O2 माइनस ले लेता हूँ। तो इसका वाला 3 यहाँ, इसका वाला 2 यहाँ, ये इसके पास चला गया, ये इसके पास चला गया, तो कैसा बन जाएगा ये? Al2O3। अब डिफरेंट है तो रहेगा ये, तो इसका नाम क्या हो गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से जो है आप फार्मूला किसी का भी बना सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि अगर एक से ज़्यादा तत्व होंगे नेगेटिव वाले में तो उसको घेर कर लिखेंगे, और अगर एक जैसा अगर दोनों का डिजिट आ जाए तो वो फिर हटा के फ्री छोड़ देंगे, फ्री लिख देंगे उसको। तो ये फार्मूला लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे आयन हैं, और भी मैं आपको बताता हूँ, होमवर्क भी दूंगा आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, कैसे आपको करना है।
और मैं आपको एक बता रहा हूँ, केवल गुणित अनुपात का नियम बता देता हूँ, उसके बाद चैप्टर हो जाएगा फिनिश्ड, ख़त्म, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ क्या आपको करना है, बनाना कैसे। देखो, एक चार्ट बनाना है घर पे, आपको ऐसे बनाना है चार्ट। और चार्ट बना के प्रैक्टिस करनी है। देखो कैसे बनाना है चार्ट। आप चाहो तो चार्ट बना लेना, चार्ट बना के बढ़िया से फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना। देखो कैसे बनाना है आपको। यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ हम पॉजिटिव लिख लेते हैं या नेगेटिव लिख लेते हैं, कोई भी आप लिख लो। मान लो ये पॉजिटिव, इधर धन आयन लिख लेते हैं। चार्ट एक लेना, A4 शीट लेना है, इधर हमने धन आयन लिख लिया और इधर के साथ हम ऋण आयन लिखेंगे। इधर हम ऋण आयन लिखेंगे, इधर के साथ हम ऋण आयन लिखेंगे इधर की साइड में। तो जब चार्ट हम बनाएंगे धन आयन ऋण आयन का, तो ऐसा बनाएंगे। चाहो तो जितना बड़ा चार्ट कर लो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिलहाल इतना ही ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। चलो इधर मैं कुछ धनायन ले लेता हूं फटाफट। Ca2 प्लस, Al3 प्लस, Na प्लस, और इधर कुछ ऋण आयन ले लेता हूं, जैसे Cl माइनस, SO4 2 माइनस, CO3 2 माइनस। अब क्या करना है, इनका फार्मूला आपको बनाना है। कैसे फार्मूला बनेगा, देखो अगर हम इस बॉक्स की बात करते हैं तो इसका पॉजिटिव ये है, इसका नेगेटिव ये है। इस बॉक्स की बात करते हैं तो इसका पॉजिटिव ये, इसका नेगेटिव ये है। तो देखो ये Ca2 प्लस Cl माइनस, तो Ca2 प्लस Cl माइनस है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसको दे दो, ये इसको दे दो। तो इसका 1 तो दिखेगा नहीं, तो Ca, लेकिन Cl2 का दिख जाएगा, CaCl2, और इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। चलो हम इस वाले बॉक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, Al3 प्लस है, और ये क्या है, CO3 2 माइनस है। तो इसका 3 है, इसका 2 है, ये इसको दे दो, ये इसके दो, तो फार्मूला क्या बन गया, Al2CO3 का होल ट्वाइस, ये बन गया आपका। तो यहाँ से इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एल्युमिनियम कार्बोनेट। एल्युमिनियम कार्बोनेट बन गया ये। तो ऐसे करके आप बड़ा सा बना सकते हो, एक बड़ा सा चार्ट, जहाँ चाहो बना लो। जैसे इसका बना लो आप, इसका देखो ये क्या है, Na प्लस है, SO4 2 माइनस है, तो इसका 1, इसका 2, इसके पास चला गया, इसके पास चला गया, तो क्या बन जाएगा, Na2SO4। इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट के नाम से जानेंगे। तो ये आप एक चार्ट बना सकते हो, जितना बड़ा बना सकते हो बना लो। एक लास्ट था गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम में कहता है कि दो तत्व आप डिसाइड कर लीजिए, दो तत्व डिसाइड कर लीजिए अपने मन में कोई भी। चलो हम एक रेंडमली ले लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ गुणित अनुपात का नियम, उसका चैप्टर खत्म है। जैसे मान लो एक A और एक B, इन दोनों में से किसी एक का फिक्स कर लीजिए। जैसे एक बार A लिया तो एक बार B लिया, फिर एक बार A लिया तो B2 ले लिया, A लिया तो B3 ले लिया, A लिया तो B4 ले लिया। नहीं, जब दो तत्व हम लेते हैं जिसमें से एक तत्व का जो भार है वो निश्चित हम कर देते हैं और दूसरे वाले का जो है अलग अलग रेशियो में अलग अलग हम बदलते रहते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। बाकी आप अपने बुक में देखिएगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका क्लोज होता है। बाकी फिर भी कोई चीज़ आपको समझ में ना आए या छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइए, या दिए गए जो नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा। एडिटिंग में अगर नंबर ना मिल पाए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर जरूर आपको मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर नंबर पे मुझे व्हाट्सअप पे ये कनेक्ट करके पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। और मैं फिर से अगेन कह रहा हूँ, जैसे हम आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। अभी मेरा मुंह ऐसा लग रहा है ना कि बोलते बोलते मुंह में दर्द हो गया है। क्या करोगे, लगातार बनाना पड़ता है। तो आप भी हमारा थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को थोड़ा सा शेयर कीजिए, वीडियोज को कमेंट वगैरह कीजिए। देख रहे हो जब शुरुआत में आया हुआ मेरा चेहरा कुछ और होगा, अब लास्ट होते होते देख रहे हो चेहरा पे कैसे 12 बज गया है, पसीने पसीने हो गया हूँ मैं। अभी जाके नहाऊंगा, फ्रेश होऊंगा, एकदम इतना गर्मी टाइप का लग रहा है। तो आप भी थोड़ा सा कीजिए, हमारी मेहनत को थोड़ा जो है थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। और बने रहिए, और हम उम्मीद करते हैं हम मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे।
मिलते हैं अगले क्लास में।